नमस्कार। आज 28 अप्रैल मंगलवार, आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। महाविकास अघाड़ी की सत्ता में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के बीच मचा घमासान अब सड़कों पर उतर चुका है। महाविकास अघाड़ी की सत्ता बचाने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने भी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को तोड़ने की चेतावनी दे दी है। वहीं देश भर के साधु संतों ने कड़ी चेतावनी देकर उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा करके रख दी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना में सेंध लगाकर सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है। पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर पालघर के गढ़चिंचली गांव के अंदर 16 अप्रैल की रात को कुछ लोग 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर देते हैं और इस पूरे मामले को मॉब लिंचिंग का मामला बनाया जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र की पंगु पुलिस, या यूं कहें कि महाराष्ट्र की बंदूकधारी पुलिस भी उन साधुओं को भीड़ के हवाले कर देती है और ऐसे में पूरी भीड़ उन पर पत्थरबाजी, लाठी डंडों से, धारदार हथियारों से हमला बोल देती है और उनको पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसको लेकर के वहां एनसीपी सीपीएम के नेता मौजूद रहते हैं, ईसाई मिशनरी के कुछ धर्म के ठेकेदार वहां पर मौजूद रहते हैं, काश्तकारी संगठन के धर्म के ठेकेदार भी वहां मौजूद रहते हैं। ऐसे में उन सबको मिला करके इस भीड़ ने एक तरह से इन साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर के गढ़चिंचली की महिला सरपंच है चित्रा चौधरी, वो इस मामले की एक तरह से चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने पूरी तरह से बताया है कि किस तरह से इस मॉब लिंचिंग के मामले को अंजाम दिया गया। अब आरोपियों की तरफ से इस महिला सरपंच चित्रा चौधरी को जो धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है कि आप इस तरह से इस चश्मदीद गवाह बनकर जो आप ये गवाही दे रही हैं, उसको लेकर के अब धमकियां मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने चित्रा चौधरी की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं, या यूं कहें कि महाराष्ट्र के अंदर अब साधु संत सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर के अब पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर साधु संतों में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है और ऐसे में कहा जा सकता है कि चित्रा चौधरी की सुरक्षा में अब हिंदुस्तान का साधु संत समाज है वो उतर सकता है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज मुलाकात की है। जी हां दोस्तों, इसी पालघर मामले को लेकर के बीजेपी ने मांग की है कि जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, उनको बेल पर छोड़ा जा रहा है, जबकि जो नेताओं से सवाल पूछते हैं उन पत्रकारों पर हमले करवाए जा रहे हैं और जो हमले करवाए जा रहे हैं उन आरोपियों से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, जबकि पत्रकार के सवाल पूछने पर उसमें मुकदमे करवाए जा रहे हैं और इन मुकदमों को लेकर के 13-13 घंटे तक लगातार पत्रकारों से जो पूछताछ की जा रही है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, यानी कि एक तरह से इमरजेंसी आपातकालीन लगाने जैसी स्थिति है वो महाराष्ट्र में बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मांग की है कि वो अब महाराष्ट्र की सरकार में दखलंदाजी दे, इस आपातकालीन जैसी स्थिति से निपटे, यानी कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कुल मिलाकर के पालघर मामले को लेकर के कड़ा एक्शन लेने की जो मांग बीजेपी और बीजेपी के डेलीगेशन की तरफ से की गई है। उद्धव ठाकरे की सरकार पालघर मामले को लेकर के चुप बैठी है, पत्रकारों पर होने वाले जो हमले हैं उनको लेकर के चुप बैठी है। इसके अलावा पत्रकारों से 13-13 घंटे तक होने वाली पूछताछ को लेकर के उद्धव ठाकरे ने अपनी जबान पर ताला लगाया हुआ है। लेकिन अब बीजेपी साधु संतों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, पत्रकारों के साथ भी खड़ी हुई नजर आ रही है, यानी कि देश हित के लिए बीजेपी खड़ी हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बीजेपी ने बड़ी मांग की है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को ध्यान में रखकर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाली भीड़ को रोका गया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जी हां दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र की बंदूकधारी पुलिस भीड़ के पास खड़ी रहती है और साधु संतों को भीड़ के आगे धकेल देती है, भीड़ के हवाले कर देती है, उसी महाराष्ट्र पुलिस पर आज मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर एकत्रित होकर के, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ ध्यान नहीं रखा गया, काफ़ी लोग एकत्रित होकर के लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे थे, उनको नमाज पढ़ने से रोका तो इसी पंगु महाराष्ट्र पुलिस पर उन्होंने
हमला कर दिया और इसमें कई महाराष्ट्र पुलिस पंगु पुलिस के जो जवान हैं वो घायल हो चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र पुलिस पर पथराव करने और उन पर हमला करने का मामला सामने आया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहां से पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा जो कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर के लॉकडाउन की अवहेलना हो रही थी और उसको रोकने पर महाराष्ट्र पुलिस पर हमला बोल दिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो आज से महाविकास आघाड़ी की सरकार में घमासान सड़कों पर आ गया। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने अजीत पवार की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को एक प्रस्ताव पास किया और राज्यपाल से मांग की कि उद्धव ठाकरे को अमलची की सदस्यता दे दी जाए। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ कानूनी पेच फंसे होने के कारण राज्यपाल द्वारा जो उद्धव ठाकरे को अमलची की सदस्यता नहीं दी गई। आज 20 दिन के लगभग समय हो चुका है। ऐसे में आज महाविकास आघाड़ी सत्ता ने दोबारा बैठक की है। इस बैठक में शिवसेना की तरफ से या फिर महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बचाने के लिए मंथन किया गया है, लेकिन इस मंथन में कोई रिजल्ट नहीं निकला। यानी कि दोबारा जो महाविकास आघाड़ी की सत्ता दोबारा राज्यपाल से मांग कर रही है कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता दे दी जाए, लेकिन जिस तरह से कला संस्कृति के अंदर निपुण लोगों को ही राज्यपाल कोटे से एमएलसी सदस्यता मिल सकती है, लेकिन जो राजनीतिक संगठन से संबंध रखते हैं उन लोगों को नहीं मिल सकती। लेकिन खुद जो उद्धव ठाकरे हैं वो शिवसेना प्रमुख हैं, खुद सीएम गद्दी पर बैठे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता नहीं दे सकते हैं और यही कारण रहा है कि आज महाविकास आघाड़ी की सत्ता में खलबली मची हुई है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी का एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं कि शिवसेना के फायर नेता संजय राउत ने कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सत्ता में जो उसकी रणनीति है कांग्रेस की, किस तरह से वो 28 मई को जब 6 महीने पूरे होंगे उद्धव ठाकरे के, उसके बाद कांग्रेस किस तरह से जो नापतोल करेगी महाविकास आघाड़ी की सत्ता में जो बलाईदार मंत्रालयों को लेकर के, या हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का साथ भी कांग्रेस छोड़ दे, इसकी भनक कहीं ना कहीं अब शिवसेना को लग चुकी है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया है कि कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा सकती है। इसका आज एग्जाम्पल भी शिवसेना की तरफ से देखने को मिला है। शिवसेना के फायर नेता संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है, यानी कि केंद्र के राजनीतिक दलों पर जो आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र के राजनीतिक दल पिछले 60 साल में गैर कांग्रेसी या फिर गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर यानी कि राज्यों के अंदर सरकार गिराने की कोशिश करते रहे हैं। यानी कि केंद्र में यदि कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस ने हमेशा से ही बीजेपी की सरकार गिराने का काम किया है। इस तरह से जो करते रहे हैं पिछले 60 सालों से। और इंदिरा गांधी ने भी अपने शासनकाल में 9 राज्यों की सरकार है उसके शासन को कमजोर बनाकर वहां पर जो सरकारें थी उसको गिरा दिया था। यानी कि कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा है और स्पष्ट बोला है कि इंदिरा गांधी के समय 9 राज्यों की सरकारें गिरा दी गई थी। जिस तरह से इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार गिरी है कांग्रेस की और वहां पर बीजेपी की आई है, उसी तरह इंदिरा गांधी ने भी 9 राज्यों की सरकारें हैं वो गिरा दी थी। इसको लेकर के अब कांग्रेस के रुखों के आधार पर एक तरह से माना जा सकता है कि शिवसेना की तरफ से ये तंज कसा गया है, लेकिन कांग्रेस इस पर कौन सा बड़ा एक्शन लेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरह से मैं आपको बताता रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता में कांग्रेस काफी नाराज है एनसीपी शिवसेना से, बलाईदार मंत्रालयों को लेकर के भी नाराज है और इसको लेकर के अब कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठा सकती है। शिवसेना और एनसीपी को करारा जवाब भी कांग्रेस दे सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो फरवरी में सीए विरोध के नाम पर दिल्ली दंगों की मुख्य साजिशकर्ता सपूरा जरगर जो जामिया की छात्रा है उसे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ लेकर पहुंचने और हिंसा की साजिश रचकर महिलाओं को भड़काने का उसने काम किया था। इसके बाद इन आरोपों में, इन संगीन आरोपों के अंदर उस जो जामिया की जो छात्रा है ये सपूरा जरगर, इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था।
अब लिबरल गैंग वाले वामपंथियों ने इसे रिहा करने की एक तरह से मांग की है और एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाया है सोशल मीडिया के ऊपर। 27 साल की सपूरा जरगर के प्रेग्नेंट होने का हवाला अब इन वामपंथियों ने देना शुरू कर दिया। लिबरल गैंग वाले ये एक तरह से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जिस तरह से 7 साल से कम सजा वाले जो अपराधी हैं उनको लॉकडाउन के कारण घर भेजा जा रहा है बेल पर, या यूं कहें कि एक बार थोड़े दिन के लिए। और उसी तर्ज पर अब 27 साल की सपूरा जरगर जो प्रेग्नेंट बताई जा रही है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, इसको लेकर के इसकी रिहाई की मांग अब लिबरल गैंग वालों ने शुरू कर दी है। हालांकि यूएपीए आरोप इस पर लगे हुए हैं। ऐसे में इन संगीन आरोपों के चलते इस सपूरा जरगर को जो रिहा है वो नहीं किया जा सकता है। इस तरह के लिबरल गैंग द्वारा एक तरह से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो तबलीगी जमात का मौलाना साद का जिस तरह से क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का दावा था वो भी अब पूरी तरह से झूठा निकला है। जी हाँ दोस्तों, झूठ की गठरी मौलाना साद की हमेशा से ही रही है और इस पर बड़े खुलासे जिस तरह से पिछले दिनों से हो रही हैं। 28 मार्च के बाद से मौलाना साद फरार चल रहा है और अब बताया जा रहा था कि क्राइम ब्रांच के सामने वो पेश होगा, लेकिन उसकी ये दावा भी बिल्कुल झूठा निकला है। इस झूठे दावे के अनुसार वो ना ही तो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ है और ना ही दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुआ है, लेकिन इसकी काली कमाई को लेकर के अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है और इसी को देखते हुए अब जल्द ही एक तरह से ट्रेस करने का काम मौलाना साद को किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में मौलाना साद जल्दी आ सकता है। ऐसे में मरकज के 4 कर्मचारियों से भी ईडी ने पूछताछ की है। मदरसा कासी उल उलम नाम से एक ट्रस्ट इसके नाम से निकाली गई है जिसके खुद के इसका खाता है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, करोड़ों का लेन देन इसमें होता है। विदेशी फंडिंग टोटल 11 खातों के अलग अलग खातों के अंदर होती थी। उसके बाद इन विदेशी फंडिंग की जो भी राशि थी इसको अलग अलग खातों में भेज दिया जाता था, छोटी छोटी रूप में इसे बांट दिया जाता था। यानी कि मरकज के मुखिया मौलाना साद को लेकर के अब ईडी पूरी तरह से शिकंजा कस चुकी है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच जो सीबीआई सहित कई जो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से शिकंजा इस पर कस चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर के अभी भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने जो अंतिम फैसला है वो सुरक्षित रखा हुआ है। शिवसेना प्लान बी पर काम शुरू कर चुकी है, लेकिन शिवसेना का प्लान बी भी एक तरह से फेल हो सकता है क्योंकि शिवसेना का प्लान बी है उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करवा दी जाए। लेकिन 27 मई तक यदि उद्धव ठाकरे को अमल सदस्यता नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद शपथ ग्रहण उद्धव ठाकरे कब करवाएंगे ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है, राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करता है। ऐसे में लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस महामारी के चलते ये होना भी संभव नहीं है। ऐसे में कन्फर्म है कि अब उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा और बीजेपी अजीत पवार और शिवसेना के विधायकों में सेंध लगाकर इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और बताया जा रहा है कि आरएसएस के इशारे पर शिवसेना आने वाले दिनों के अंदर टूट सकती है और ऐसे में 145 का जादुई आंकड़ा शिवसेना के हाथों से चला जाएगा और उद्धव ठाकरे फिर एक बार वहीं आकर के खड़े हो जाएंगे जहां वो 6 महीने पहले खड़े थे। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे अपने आप में एक महाराष्ट्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना खुद का नाम लिखने जा रहे हैं। एक महाराष्ट्र की सरकार के अंदर पहली बार उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनता है और वो भी बिना चुनाव लड़े और 6 महीने में वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। यानी कि कई तरह के जो माने जा सकते हैं कि इतिहास यहाँ पर लिखे जाएंगे। विपक्ष के सामने ही जिसके सामने चुनाव लड़ा उसके साथ सरकार बना ली, जिसको हिजड़े तक कहा जाता था उन्हीं के साथ उन्हीं की फौज में उद्धव ठाकरे शामिल हो गए। कुल मिलाकर के हिंदुत्व के सिद्धांतों को किनारे लगाने का काम उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को शिवसेना अपना चुकी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी शिवसेना से काफी नाराज है और ऊपर से शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे गए लेख पर अब कांग्रेस कौन सा रिएक्ट करने वाली है, इस पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।